हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे और हम सब मिलजुल कर भारत को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करेंगे। भारतीय संविधान 299 महापुरुषों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को संकलित करते हुए बनाया। कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाने के लिए सबसे अनूठा प्रयोग है ये सारी दुनिया के लिए। अगर हम इसको ठीक से आत्मसात कर सकें तो भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। इस एरर को दूर करने के लिए मैंने ये वर्चुअल पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ करने का अभियान प्रारंभ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें सहभागी बनेंगे और आप जो भी आपके क्षेत्र में त्रुटियां होती है राजनीतिक रूप से वो मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं उनको अच्छे से रिफाइन करके आपको बता सकूं कि भारतीय संविधान क्या कहता है। हमें ठीक से समझना होगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और प्रकृति जिस तरह से हमें अधिकार देती है ऐसे हमें संविधान भी अधिकार देता है। 2-3 चीज़ों पर मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये जो भारतीय संविधान है ये 3 पिलर पर टिका हुआ है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, वो संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप, ठीक है। व्यवस्थापिका ये जो यूपीएससी क्रैक करके आते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सरकार का मुखौटा होते हैं। वो जो सरकार योजना बनाती है उसको धरती पर उतारने का काम इनका होता है। और ये दोनों जब गलती पर होते हैं तो इस पर निगाह रखती है न्यायपालिका, उसको मॉनिटर करती है। ये कहीं भी गलती करते हैं उस पर अंकुश लगाती है। तो प्रसंगवश किसान आंदोलन जो चला था 13 महीने तक, जिसमें 750 किसान शहीद हुए, वो एमएसपी मांग रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्हें नहीं मिला। लेकिन उन्हें न्यायालय से वंचित कर दिया गया था, यानी उनके मौलिक अधिकार पे अतिक्रमण किया गया था। ये ठीक बात नहीं है। उनको कहा गया कि आप एसडीएम और डीसी के पास जा सकते हैं, आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये गलत था, इसलिए कृषि कानून वापिस हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो इस सारी घटनाक्रम को देख रही थी, क्योंकि सारे देशों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जहां जहां लोकतंत्र है उन सब की निगाह इस पर थी कि ये गलत निर्णय हो रहा है, तो उन्होंने भी दबाव बनाया। तो इस सारे दबाव का परिणाम था कि मौजूदा शासन ने वो कानून वापस ले लिया। लेकिन उस कानून का जो सबसे बड़ा एरर था वो आप लोगों को समझ में नहीं आया, वो समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बने और आने वाली नस्लों को एक आज़ाद भारत मिले, मतलब सभी को उनकी नैसर्गिक क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हमें इन त्रुटियों को ठीक से सुधारना होगा। अब हमारे मौजूदा राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक चेहरा ले आते हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा। ये गलत है। जब तक आप अच्छे, सच्चे और लोकतांत्रिक विचारों वाले बच्चों को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, तब तक ये त्रुटियां होती रहेंगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ों में जाना पड़ता है। तो भारतीय संविधान की जड़ें जो पोषित होती वो आपके हमारे वोट से पोषित होती है। अगर यहीं से हम दुरुस्त कर देंगे तो फिर वो जो पेड़ बनेगा बहुत ही खूबसूरत पेड़ बनेगा। और हम ये गलती दोहराते रहेंगे तो फिर सजा भी हमें ही पाना है और हमारी नस्लों को पाना है। इसलिए मैं बार बार आपको जागृत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैंने मुनि पतंजलि को बहुत गहराई से आत्मसात करके देखा, गौतम बुद्ध को देखा, इन दोनों को मिलाना है तो एक चमत्कारिक मानव धरती पे आएगा। वो प्राणायाम के जरिए वो स्रोत खोलना चाहते थे मुनि पतंजलि कि भाई आप प्राण को धारण करना सीखो, प्राण का अनुशासन पैदा करो। उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, उस पर मैंने हजारों तरह के मॉड्यूल बनाए हैं। पर मेरा ये कहना है, हमारे ये हाथ छोटे से हैं, बहुत छोटे हाथ हैं, 2-3 फीट के हैं, लेकिन परमात्मा बहुत विराट है। गौतम बुद्ध ने उस प्रवृत्ति को ठीक से समझा, और समझा ही नहीं, लिपिबद्ध भी कर दिया। तो क्यों नहीं हम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जगाने के लिए क्यों नहीं हम मिलजुल के प्रयास करें, अपनी गलतियों को ठीक करें। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जैसे हॉट सीट है वाराणसी,
प्रधानमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मान लो वहाँ 20 लाख वोट है, 80% वोट गिरा तो 16 लाख वोट है। अब 8 लाख वोट, 8 लाख से जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा, सीधा सीधा गणित है ना। और वहाँ पे पिछले चुनाव में मतलब जब 2019 में इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, 7.25 लाख वोट मिले इनको, सिर्फ 4.5 लाख से अधिक वोट विरोधियों को गए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेरा ये कहना है कि सच्चा लोकतंत्र तब आएगा जब आप प्रधानमंत्री को भी नेक टू नेक कहना, गला काट प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकते हो। मेरा ये कहना है। तो ये कोई कठिन काम नहीं। देखिए किसान लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ, वो सब इनकी मदद करेंगे कि नहीं विपक्षी की? बताइए आप, जो भी व्यक्ति खड़ा होगा। जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो ओवर एज हो गए, वो सब मदद करेंगे कि नहीं? तो किसान मदद करेंगे, मजदूर मदद करेंगे, बच्चे मदद करेंगे और राजनीतिक पार्टियां मदद करेंगी। अगर आप प्रधानमंत्री जैसे गौरवशाली पद वाले व्यक्ति को भी एमपी का चुनाव हरा देते हो, तो एक सच्चे लोकतंत्र का अभ्युदय होता है कि यहाँ कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। मेरा ये कहना है। और ये गलत धारणा है कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा देश के सामने ले आते हैं, मुख्यमंत्री का ना। ये गलत है। ये भारतीय संविधान हमें इजाजत बिल्कुल नहीं देता। हाँ, अमेरिका नहीं है, अमेरिका क्या है, बहुत विकसित राष्ट्र है। हम ऐसे नहीं है ना। हम अरबों खरबों रुपए चुनाव पे खर्च कर देते। दुनिया में सर्वाधिक खर्च हमारा है चुनाव पर। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसा होगा? आप सोचिए, जिस देश की बहुसंख्या आबादी, आपको देख रहे हैं आप, 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, उनको राशन चाहिए, मतलब भूखे हैं लोग। और विवेकानंद कहते थे, भूखे का पेट भरो, उसे धर्म का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप धार्मिक बनेगा। जब पेट भरा होगा तो सोचने लगेगा दिमाग से। अभी वो बेचारा पेट से सोच रहा है। तो लोगों को दिमाग से सोचना सिखाओ। ये बहुत पावरफुल है। हम भारत के लोग इसका 1% भी यूज नहीं कर रहे हैं। यकीनन हम सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। लीडरशिप की जरूरत है और वो बिना ट्रेनिंग के नहीं आ सकती। अरे एक चपरासी बिना ट्रेनिंग के नहीं बन सकता। हर क्षेत्र में ट्रेनिंग की जरूरत होता है। तो आपने सुना कोई भारत के अंदर पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? सुना आपने? अभी मैं स्कूल खोल रहा हूँ, ये वर्चुअल। फिर धीरे धीरे इसको इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर करेंगे। जब हजारों बच्चे तैयार हो जाएंगे, भारतीय संविधान की कथा करने वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे, वो संविधान के मर्म को समझेंगे। एक पुस्तक पढ़िएगा आप लोग, रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको समझ में आएगा कि हमारे गलत प्रतिनिधि कैसे इस संविधान की आत्मा को छलनी करते रहते हैं। तो सारा दोष तो हमारा है। बीज से ही पेड़ बनता है। और पहला ही हम गलती कहाँ करते हैं? अपना वोट देते समय। तो सारी शक्ति जो है आपके वोट में समाई हुई है। अब इसी ने, इलेक्शन कमीशन ने उसमें नोटा लगा दिया। क्या नोटा प्रत्याशी है? आप नोटा को सबसे ज्यादा वोट दे दो, तब भी सेकंड कैंडिडेट जो होगा उससे कम वोट लाएगा, उसको विनर घोषित कर देगा। तो फिर नोटा लगाने का मतलब क्या हुआ? आपकी खाली गुस्से को उस बॉक्स में डलवा दिया गया, आपके क्रोध को। इससे तो समस्या का हल नहीं होगा ना। अगर वही नोटा प्रत्याशी बन जाए और नोटा के सामने जितने प्रत्याशी खड़े थे, जितने भी राजनीतिक दल थे, अगर सारे परास्त हो गए, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।